हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे, देखो, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 लाइफ साइंस पेपर सेकंड कर्नाटका के जो 25 क्वेश्चन है, फर्स्ट 25 क्वेश्चन है वो अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। उसके बाद में अगले जो क्वेश्चन है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। देखो, ये कर्नाटका का जो पेपर है, सेट का जो पेपर हुआ था 2020 में, इसका जो लेवल है वो एक एवरेज लेवल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझ के जाएं, ताकि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है, सभी के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप पेपर सोल्व करते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है ना। और किसी भी स्टूडेंट्स को देखो, जो भी अपनी कही वीडियो है, चाहे पेपर सोल्व है या थ्योरेटिकल पोर्शन है या एमसीक्यू है, कोई भी चीजों की पूरी डिटेल है, डेली रेगुलर देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, कंसेप्ट ऑफ ब्रेन लाइफ साइंस के नाम से। वहां पर डेली की जो एमसीक्यू है वो मैं सोल्व करवाता हूँ, वहां पर डालता रहता हूँ, ताकि आप उनको भी सोल्व करते रहे। और डेली कौन सा वीडियो बना है, कौन सी क्या चीजें, देखो पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट को सेंड करना काफी इम्पॉसिबल है, मतलब काफी दिक्कत आती है पर्टिकुलर सबको भेजने में, इसलिए मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। वहां से आपको वो वीडियो है वहां से मिल जाएगा सुबह सुबह, ठीक है ना। इसी के साथ में और जो भी स्टूडेंट बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ अपन क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 25 तक अपन ने कर लिए थे, तो यहाँ पर अपन देखते हैं 26, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन इसको। यहाँ पर देखो 26 का जो क्वेश्चन है, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल डज नॉट बाइंड टू न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर पे न्यूक्लियर रिसेप्टर में कौन सा बाइंड नहीं होता। देखो, रिसेप्टर्स दो प्रकार के होते हैं। पहली बात तो ऐसे रिसेप्टर्स जो मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। दूसरे ऐसे रिसेप्टर्स जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो दो रिसेप्टर है, न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर और मेम्ब्रेन रिसेप्टर। इसका मतलब ये है कि कोई भी जिसका नेचर हाइड्रोफोबिक है या स्टेरॉइड प्रकार का नेचर का है, तो वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं होगा, वो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके किस में चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा, और उनका रिसेप्टर जो होगा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। इसका मतलब जब भी न्यूक्लियस का रिसेप्टर आपको पूछा जाए तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। अब देखो, इसमें से कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोल कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, इसका मतलब क्रॉस कर सकता है, तो इसका रिसेप्टर कहाँ पे मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर। एसिटाइल कोलिन, इसके अलावा देखो टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो स्टेरॉइड, तो ये भी डायरेक्टली अंदर चला जाएगा मेम्ब्रेन में, तो इसका भी न्यूक्लियस में मिलेगा। विटामिन डी, ये भी स्टेरॉइड है, ट्रिप्सिन का डेरिवेटिव है, तो इसका भी न्यूक्लियस में मिलेगा। यहाँ पर पूछा है रिसेप्टर नॉट बाइंड न्यूक्लियर रिसेप्टर, तो इसका राइट आंसर जो है वो अपना आ जाएगा एसिटाइल कोलिन में। ये डायरेक्ट मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस नहीं कर सकता है, इसके रिसेप्टर है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और ये जो तीनों है, मैंने बता दिया आपको, हाइड्रोफोबिक नेचर होना चाहिए, स्टेरॉइड्स होने चाहिए, इनके सबके जो है वो रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस कर न्यूक्लियस में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 27। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सेल टू सेल जंक्शन। सेल टू सेल कनेक्ट करने के लिए जंक्शन देखने को मिलता है। देखो, इसमें सेल टू सेल जब भी जंक्शन की बात आती है तो इसमें जो अध्ययन है, सेल टू सेल अध्ययन है, इनके बीच में आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे कैथरीन। जैसे इसमें ऑप्शन देखो, अध्ययंस जंक्शन अकर एज कंटिन्यूस बैंड और ऑक्यूपाइंग जंक्शन एज ए बाउंडेड इन द सेल स्ट्रेस। इसमें देखो बी ऑप्शन जो है, अध्ययंस जंक्शन मतलब दो सेल के जस्ट टच होने के कारण से बनने वाले चैनल्स। अध्ययंस जंक्शन अकर एट कंटिन्यूस बैंड के रूप में पाए जाते हैं एक सेल से। जैसे ये एक सेल है, ये दो सेल है, ये तीन सेल है, तो ये आपस में इससे ऐसे जुड़े रहते हैं अध्ययंस, ठीक है ना, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग देयर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन एक्यूरम सेंसिंग। देखो, जो क्यूरम सेंसिंग है, क्यूरम सेंसिंग का मतलब है कोई भी बैक्टीरियल जो सेल्स है वो आपस में कॉलोनी बनाकर एक जगह रहने की प्रवृत्ति रखते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। एक जो बैक्टीरिया है उसको अगर न्यूट्रिशन मिलता है तो वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल छोड़ते हैं, इनको अलग बैक्टीरिया जो भी है वो सब इनको
एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद ये भी यहाँ पर आ जाते हैं और ग्रुपिंग कर लेते हैं। इनका कोरम सेंसिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अपने टीथ के ऊपर जो येलो कलर की लेयरिंग पाई जाती है, वो किसका एग्जाम्पल है? कोरम का एग्जाम्पल है। सेंसिंग कोरम का एग्जाम्पल है। बैक्टीरियल की पतली सी लेयर पाई जाती है अपने टीथ के ऊपर, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से मॉलिक्यूल सीक्रेट करते हैं? तो ये मॉलिक्यूल सीक्रेट करते हैं एन एसाइल होमोसिरिन लैक्टोन्स, ठीक है ना। कोरम सेंसिंग को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोरम सेंसिंग को मेंटेन करने के लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन से छोड़ते हैं? एन एसाइल होमोसिरिन लैक्टोन्स। तो इसका ऑप्शन ए वाला इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्यूमर सप्रेसर। देखो ट्यूमर सप्रेसर का मतलब है कि कोई भी ऐसे फैक्टर्स हो जो खास तौर से सेल साइकिल को कंट्रोल करते हो, सेल साइकिल या चेक पॉइंट्स में कंट्रोलिंग का काम करते हो और अनलिमिटेड डिवीजन को रोकते हो। जैसे सेल में कोई डिवीजन अपनी कहें डीएनए में कोई डैमेज हो गया है, कोई डीएनए है उसमें क्या है डैमेज है, कोई टूट गया है यहाँ से। अब अगर ये टूटा हुआ डीएनए आगे चला जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा इसका, तो आगे म्यूटेशन बढ़ता जाएगा, इसलिए उसको क्यों ना उसी टाइम पे रोक दिया जाए। तो उनको रोकने वाले जो जीन्स है उनको अपन क्या बोलते हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन, मतलब सेल डिवीजन को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसमें खास तौर से देखो P53 प्रोटीन है एक तो, और एक है आरबी प्रोटीन, रेटिनोब्लास्टोमा। दोनों ही कैसे है? सप्रेसर जीन है जो ट्यूमर को रोकते हैं, मतलब सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं डीएनए डैमेजिंग के टाइम पर। तो इसका राइट आंसर देखो ये भी है, इसका ये भी इसी में आता है और ये भी इसी में आता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो दोनों मान सकते हो, बी एंड डी। हालांकि जब आएगा क्वेश्चन एक ही आएगा, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन आएगा, इसमें दोनों आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 30 नंबर, रोज सार्कोमा वायरस। देखो रोज सार्कोमा वायरस जो है वो क्या है? एक ऑन्कोजीन, कैंसर कोज करने वाला जीन है। वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, तो ये किस में देखा गया? तो सबसे पहले चिकन के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो रोज सार्कोमा वायरस जो है वो चिकन के अंदर देखा गया था। इसका राइट आंसर चिकन। देखो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 31, एमएससी मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। देखो एमएससी मॉलिक्यूल का जो फंक्शन है, एमएससी मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं, एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट, एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड। सेकंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो कोई एक सेल है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये कोई सेल है, बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया, सपोज इस प्रकार से ये बैक्टीरिया आ गया। इस बैक्टीरिया क्या किया जाएगा? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाएगा, इस प्रकार से उनको तोड़ दिया जाएगा, और जो ईआर है उनके अंदर इनको लेके जाया जाएगा। यहाँ पर जो एंटीजन है इस प्रकार से, मतलब ये जो है अपन रिसेप्टर अपन कह सकते हैं, एमएससी मॉलिक्यूल जो कह सकते हैं, यहाँ पर इनको ही क्या किया जाएगा? पेप्टाइड को पकड़ेगा और यहाँ से ये एक्सप्रेस करेगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की सरफेस पे। तो ये तो है एमएचसी मॉलिक्यूल, एमएचसी मॉलिक्यूल, और यहाँ पर ये जो है वो एंटीजन है जो बाहर से आया है। तो ये एमएचसी मॉलिक्यूल कौन सा है? सेकंड होता है। मतलब ऐसे एमएचसी मॉलिक्यूल जो बाहर से आने वाले कोई भी पैथोजन पार्टिकल या फोरिजन पार्टिकल्स उनको पकड़कर सेल के बाहर की तरफ एक्सपोज करता है कि बाहर से कोई मटेरियल आया है, ये इस प्रकार का है। तो उसको जो टी सेल है, टी सेल की जो हेल्पर सेल है वो आती है और उसको कैप्चर करती है, उससे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। टी सेल में खासतौर से हेल्पर सेल, और हेल्पर सेल में जो अपन कहें CD4 पाया जाता है प्रोटीन, वो उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एमएससी मॉलिक्यूल ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स विच प्रेजेंट फोरिजन पार्टिकल्स टू हेल्पर सेल्स इज कॉल्ड। हेल्पर सेल्स की बात आ गई, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड आ जाएगा, ये इसका राइट आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड क्लास। और कौन सा होता है इसमें? T4 सेल्स, हेल्पर सेल्स में कौन सा होता है? T4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट प्रोड्यूसिंग एन एंटीबॉडी रेस्पॉन्स टू एन एंटीजन। कोई भी एंटीजन बॉडी में आती है तो उस टाइम पे एंटीबॉडी जो बनती है उसकी प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले एंटीजन, देखो एंटीजन होती है वो किस पे बाइंड होती है? मैंने आपको बताया एमएससी मॉलिक्यूल पे। तो एमएससी मॉलिक्यूल के द्वारा उसके बाहर की तरफ क्या किया जाता है? एक्सपोज किया जाता है। तो वो क्या होगी? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है एमएससी मॉलिक्यूल के द्वारा, उसे बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो देखो एंटीजन आया, एंटीजन को प्रेजेंट किया एमएससी मॉलिक्यूल के द्वारा, उसको टी हेल्पर सेल ने पहचाना। टी हेल्पर सेल्स के साथ में टी हेल्पर सेल जो किसको एक्टिवेट करती है? बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है। बी लिम्फोसाइट डिवाइड होती है
क्या बनाती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाती है। प्लाज्मा सेल क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 33। ए लिविंग माइक्रोब्स वायरुलेंस इज डिस्ट्रॉयड। कोई भी एक वायरस है या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कैसा है, हानिकारक है, पैथोजन है, डिजीज कोज करने में सक्षम है, यदि उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो आप, उसको मतलब न्यूट्रल कर देते हो, डिस्ट्रॉयड, एंड यूज वैक्सीनेशन, और उसे वैक्सीन के रूप में यूज में लेते हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसको टैक्सॉइड बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा टैक्सॉइड। तो इसका राइट आंसर टैक्सॉइड आ जाएगा। ये ऐसे टॉक्सॉइड होते हैं जो होते टॉक्सिन ही है, लेकिन कैसे होते हैं, इनएक्टिव प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून का मतलब नाम से भी है कि कोई ऐसे भी ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए अपनी बॉडी के अंदर कि अपनी ही बॉडी को डैमेज करने लगे, उसे अपन क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं। क्योंकि इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या होता है कि बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, बाहर से कोई भी पैथोजन आते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको नष्ट करना, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो अपनी सेल्स है इम्यून सिस्टम की, वो ये समझ नहीं पाती है कि ये सेल बाहर से आई है या खुद की है, और वो खुद ही की अगेंस्ट में डेवलप होने लगती है, अपने ही ऑर्गन को डैमेज करने लगती है। इस प्रकार की डिजीज होती है, उसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। खुद की इम्यून सिस्टम के द्वारा खुद की सेल को ही डैमेज करना, खुद के ऑर्गन को ही डैमेज करना। तो इनमें से एग्जाम्पल देखो, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्केलेटन या मतलब सिकल सेल एनीमिया और डिस्लेशिया। इनमें से जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये एक ऐसा है, इसमें नर्व सिस्टम्स जो वगैरह है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, अपने ही नर्व सिस्टम के अगेंस्ट में अपना इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होने लगता है। तो ये इसका जो है ऑटो इम्यून का एग्जाम्पल है, ये ऑटो इम्यून का एग्जाम्पल है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये आप नेट पे डाल के भी देख सकते हो, इसका आपको थोड़ी सी डिटेल अगर देखनी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो, जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करो तो आप नोट है, इनकरेक्ट है, छोटी छोटी चीजें जो है वो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखें, ताकि आपकी जो सिली मिस्टेक्स है वो ना हो। क्योंकि जब भी पेपर में देखो, कभी भी पेपर सोल्व करने का मेथड बता देता हूँ आपको। जब भी आप पेपर सोल्व करते हो उस टाइम में अगर आपको ये लगता है, देखो पहली बात तो सेट में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। अगर किसी में नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपका सबसे पहला तो टारगेट यही होता है, कैलकुलेशन घर से करके जाएं, कितने परसेंट पास आउट चाहिए, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही होगी, उनको मेजर करें, और कितने क्वेश्चन सही करने पर ये कंडीशन आएगी। जितने क्वेश्चन, जैसे मान लो कि 150 में से क्वेश्चन की बात करें अपन कि 100 क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो तब अपना कट ऑफ में आएंगे, तो फिक्स 100 तो करना मत। क्योंकि कितने भी कॉन्फिडेंस से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, आपको 100% कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि मैंने जो किया वो सही है, तो भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। 10 क्वेश्चन आप गलत करके चलो, इसका मतलब अगर आपको 100 क्वेश्चन चाहिए तो आप कम से कम अटेम्प्टिंग दोगे तो आप दोगे 120 दोगे, तब आपकी पॉसिबिलिटी होगी कि उसमें 10 क्वेश्चन भी गलत निकलेंगे तो भी उसका कट पीट करके आप 105 तक मार्क्स आ जाएंगे। इस प्रकार से कैलकुलेशन लेके चलनी है। तो जब भी आप अटेम्प्ट करें एग्जाम, तो उसमें अंदर नोट है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है, नॉट ट्रू है, एक्सेप्शन है, ये सभी चीजों को अंडरलाइन कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोर्टल एंट्री ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन इन प्लांट होस्ट। प्लांट होस्ट में ऐसा कौन सा पाथवे है, जिन्हें ऐसा कौन सा पोर है, ऐसी कौन सी जगह है जहां से बैक्टीरिया एंटर नहीं कर सकता है। देखो, स्टोमेटा ओपन छिद्र है, हाइड्रोथोड है, वाटर का ओपनिंग छिद्र है, और लेंटिकल जो स्टेम्स वगैरह में पाए जाते हैं वो भी है। लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा सेल के अंदर पाया जाता है, सेल टू सेल के अंदर मेटेरियल ट्रांसपोर्ट होने के लिए पाया जाता है। इसमें डायरेक्ट पैथोजन नहीं घुस सकता, ठीक है ना। इसलिए इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 36। देखो, इसमें केवल आपको ऑप्शन करेक्ट करने हैं, ठीक है। जैसे अपन एंटीबॉडी ए देखें, जब भी एंटीबॉडी ए देखते हो तो अपने बॉडी के खासतौर से सेक्रेटरी पार्ट है, लाइक एज मिल्क है, सलाइवा है, टीयर है, आंसू है, मतलब बॉडी के पसीना है, स्वीट है, उन सभी बॉडी के कोई भी ऐसे पार्ट हो जो बाहर की तरफ निकलते हो, उन सभी में एंटीबॉडी पाई जाती है ए। जो कि मिल्क में भी ए पाई जाती है, टीयर में भी ए पाई जाती है, सलाइवा में भी ए पाई जाती है, तो उसे अपन बोलते हैं सेक्रेटरी एंटीबॉडी। तो ए का जो डायरेक्टली है वो तो आ जाएगा
3 सेक्रेटरी कंपोनेंट। ई को अपन देखें तो ई क्या है, ई वहां पर एक्सप्रेस होती है जहां पर खासतौर से एलर्जी पाई जाती है। एलर्जी कोई भी अपने डस्ट पार्टिकल्स है, पोलन ग्रेन्स के डस्ट पार्टिकल्स है, कोई भी चीज़ों का एलर्जी है, वहां पर एंटीबॉडी ई बनती है। और एंटीबॉडी जो ई है वो किस प्रकार की कैटेगरी है, तो वो है बेसोफिल और मास्ट सेल। ठीक है ना, मास्ट सेल और बेसोफिल, तो ये इसका आ जाएगा। जी है अपने जानते हैं प्लेसेंटा क्रॉस करने वाला है, तो प्लेसेंटा क्रॉस करने वाला है तो क्रॉस प्लेसेंटा। और इम्यूनोग्लोबुलिन एम है, एम कैसी होती है, पेंटामर होती है, 5 होती है, तो ये पेंटामर है। ये आप इसको मैच कर लेना, वो उसका राइट आंसर होगा। ये देख लेना, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ड्यूरिंग मॉर्फोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर स्ट्रक्चर इन ड्रोसोफिला एम्ब्रियो रिक्वायर द प्रोडक्ट ऑफ जीन। देखो अपन एम्ब्रियोनिक की बात करते हैं, ये कोई एग है, किसका एग है, ड्रोसोफिला का एग है। ड्रोसोफिला के एग के अंदर देखो कुछ एमआरएनए जो है वो पहले से प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार से। ये एमआरएनए कहाँ से आते हैं, जो मैटरनल है, मदर है, उसके साइटोप्लाज्म से आते हैं, क्योंकि एग किस में बनता है, मदर में बनता है। मदर का जो साइटोप्लाज्म है एग का, उसमें कुछ एमआरएनए है वो पहले से ट्रांसक्राइब्ड होके आते हैं, कहाँ से, मदर से। वो ट्रांसक्राइब डिसाइड करते हैं कि जो अब प्रोजेनी का डेवलपमेंट होगा वो किस प्रकार से होगा। तो जो एमआरएनए है, देखो एमआरएनए ये यहाँ है, एमआरएनए यहाँ है, तो ये जो एमआरएनए है ये कौन से होते हैं, जैसे हैंचबैक है और बाइकोइड है, और यहाँ जो ये है ये कौन सा है, नैनोज, नैनोज। ठीक है, तो नैनोज जो है, जहां पर नैनोज एमआरएनए एक्सप्रेस होंगे, नैनोज प्रोटीन बनेगी, वो तो होगा पोस्टेरियर एंड। और जहां पर हैंचबैक और बाइकोइड, बाइकोइड ये जहां पर एक्सप्रेस होंगे वहां पर क्या बनेगा, एंटेरियर, ये ए और ये पोस्टेरियर। इसका मतलब पूछा क्या गया है, फॉर्मेशन ऑफ एंटेरियर स्ट्रक्चर, एंटेरियर स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो एंटेरियर स्ट्रक्चर ये मैंने बता दिया, हैंचबैक है एक तो रेस्पॉन्सिबल, और एक कौन सा है, बाइकोइड है। तो पहला तो ए इसका राइट आंसर है। और आगे अपन देखें, देखो दूसरा आ जाएगा इसमें बाइकोइड, हैंचबैक एंड बाइकोइड, मतलब ए एंड सी इज द राइट आंसर। देखो ये दे रखा है ए एंड सी, ठीक है ना, इनमें से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ये तो बाई मिस्टेक हो गया होगा पेपर में, इसीलिए वहां पर दो आंसर आ रहे हैं इसके। आगे अपन देखें 38, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द टेपिटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम। टेपिटम किससे बनता है, टेपिटम की देखो पहली बात तो एक सिंगल लेयर पाई जाती है, सबसे अंदर की तरफ लेयर पाई जाती है, और उसका जो फंक्शन है वो क्या है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर जो है पोलन ग्रेन्स है उनको न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करवाना उसका फंक्शन है, किसका है, टेपिटम का। सिंगल लेयर पाई जाती है, न्यूट्रिशन की लेयर होती है, डेवलपमेंट के दौरान न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोरोजेनियस सेल से होता है और पेरिटल सेल से, दोनों से इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फ्लोरल डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस एंड एरिएंथेनम इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल ऑफ जीन। देखो फ्लोरिंग की बात करें या एनिमल में किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के डेवलपमेंट की बात करें, जैसे मैं ये कहूँ कि मेरी हाथ है वो यहीं क्यों निकला, नोज है यहीं क्यों बनी, ईयर है यहीं क्यों बने, आंख है वो यहीं क्यों बनते हैं, इसका मतलब पर्टिकुलर कोई चीज ऐसी है जो इन चीजों को कंट्रोल करती है कि पर्टिकुलर ऑर्गन पर्टिकुलर लोकेशन पर ही डेवलप होना चाहिए। उसको कंट्रोल करने वाले जीन जो है उसे होम्योटिक जीन के नाम से जानते हैं। होम्योटिक जीन ऐसे जीन जो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को एक पर्टिकुलर जगह, स्पेसिफिक जगह पर डेवलप करने के लिए इंड्यूस करता हो या उसको कंट्रोल करता है या उसको रेगुलेट करते हैं, उसे होम्योटिक जीन बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है फ्लोरिंग डेवलपमेंट अरेबिडोप्सिस एंड एंटीराइनम इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल ऑफ जीन। तो कौन से जीन होंगे, होम्योटिक जीन होंगे। होम्योटिक जीन जैसे प्लांट्स में मास्क जीन पाया जाता है और अपने अंदर हॉक्स जीन पाया जाता है, हॉक्स जीन, और प्लांट्स में पाया जाता है मास्क जीन, ठीक है। ये कैसे होते हैं, होम्योटिक जीन होते हैं। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा होम्योटिक जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 40 नंबर का,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर जीन इन्वॉल्व सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन को कंट्रोल करने वाले जो जीन है वो कौन सा है? सेक्स लिथल जीन। ए इसका राइट आंसर कौन सा है? सेक्स लिथल जीन जो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 41 प्रोडक्ट ऑफ मैटरनल जीनोम मॉलिक्यूल दैट आर प्लेस्ड इन द ड्रोसोफिला एग। देखो मैंने पहले ही बताया कि जो एग होता है इसमें जो mRNA आते हैं मैटरनल, ये कहाँ से आते हैं? मैंने आपको बता दिया, ये मदर से आते हैं, जो इनके डिटरमाइन करता है उनका फ्यूचर, उनका फैट डिटरमाइन करता है। लाइक अगर यहाँ पर कोई प्रेजेंट है तो पाइकोइड है, हैंस ब्रेकर, यहाँ पर प्रेजेंट है तो नैनोज है, बताया मैंने आपको। तो ये जो mRNA है वो कहाँ से आते हैं? मैटरनल जीनोम से आते हैं, ठीक है ना। तो आते क्या है? RNA। मैंने उस टाइम पे भी बताया, मैंने आपको जो पहले आया था ये डायग्राम, तो इसमें बताया था RNA पाए जाते हैं नैनोज का, यहाँ पर पाया जाता है बाइकोड का, और यहाँ पर पाया जाता है नैनोज का। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा RNA, ठीक है। मदरशिप क्या आते हैं? RNA आते हैं, और वही उसको डिसाइड करते हैं कि आगे इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, एंटीरियर पोर्शन कौन सा बनेगा, पोस्टीरियर जो है वो कौन सा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर जो सनिया है या फिर साइनिया यामाका रिसीव्ड हीज नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ। इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी कि इनको नोबेल प्राइज दिया गया था? ठीक है, तो इन्होंने इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट जो स्टेम सेल है उनकी डिस्कवरी की थी। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। देखो प्लूरिपोटेंट सेल्स का मतलब है कोई भी एक ऐसी सेल्स जिसमें एक से अधिक सेल्स को बनाने की कैपेसिटी पाई जाती हो। लाइक एज अपन बात करें एम्ब्रियोनिक सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट टिश्यू बनाने की क्षमता रखता है। तो एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल है वो किस प्रकार की होती है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स प्रकार की होती है। मतलब एक सेल के डिवीजन होने से वो सभी प्रकार के सेल्स अगर बना सकता है तो वो प्लूरिपोटेंट, मतलब अलग अलग प्रकार के सेल्स बना सकता है, तो प्लूरिपोटेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें कास्पेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। कास्पेज का मतलब बताया था मैंने प्रो एंजाइम का नाम से, मैंने आपको बताया था प्रो एंजाइम के नाम से बताया था, और जाइमोजीन के नाम से बताया था। जाइमोजीन, प्रो एंजाइम के नाम से बताया, प्रो कास्पेज, प्रो कास्पेज, तीनों टर्म जो है वो एक के लिए ही है। इसका मतलब ये जो एंजाइम होते हैं खास तौर से जनरल कंडीशन में इनएक्टिव होते हैं इस प्रकार से, और इनकी जो एक्टिव साइट है वो अंदर की तरफ छुपी हुई रहती है इस प्रकार से। जब इनका ब्रेक डाउन होता है कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर निकलती है, तो ये साइज क्या होती है? एक्सपोज हो जाती है, और यहाँ की एक्टिव साइट है वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाती है, और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर अपनी रिएक्शन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब जनरल कंडीशन में ये सभी इनएक्टिव होते हैं, लेकिन किसी विशेष कंडीशन के कारण से टूट जाते हैं और एक्टिव कंडीशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कास्पेज, इसी का एग्जांपल है कास्पेज। प्रो कास्पेज से कास्पेज बनता है, तो ये कहाँ पे काम आता है? तो एपोप्टोसिस के अंदर कास्पेज है वो यूज में आता है। कास्पेज का जो है C3 है, C5 है, ये सभी किस में काम आते हैं? कास्पेज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड, यहाँ पर लिख दूं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, PCD के नाम से जानते हैं। मतलब प्री प्लान करके कि कौन से सेल को डैमेज करना है, कौन से सेल की डेथ करना है, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्री प्लान डेथ या प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है ना। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जैसे हमारा हाथ है, जब इसका विकास हुआ होगा तो ये एक मास का ऐसे रहा होगा, लेकिन धीरे 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 अंगुलियां जब बननी होगी तब इनके बीच की जो गैप है, इनकी सेल्स कहाँ चली गई? डैमेज होने लगी। इन सेल्स को डैमेज कर दिया, फिर इन सेल्स को डैमेज हुआ, ये सेल डैमेज होने लगी, डैमेज होती गई, और ये ऑर्गन अलग अलग सेपरेट होती गई। इसका मतलब ये सेल डैमेज नहीं, ये कंटिन्यू ग्रोथ करती रही और ये बीच में डैमेज होती रही। तो यहाँ पर तो अपन कहें माइटोसिस चलता रहा और यहाँ पर एपोप्टोसिस चलता रहा। माइटोसिस और एपोप्टोसिस दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। उसी प्रोसेस में क्या होती है? मॉर्फोजेनेसिस, पर्टिकुलर ऑर्गन की शेप आती है। तो एपोप्टोसिस जो है वो सेल की डेथ करता है, माइटोसिस सेल की डिवीजन करता है, तो दोनों साथ साथ चलती है। तो यहाँ पर एपोप्टोसिस है प्री प्लांट सेल डेथ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा
सी जिसमें यूज में आते हैं कास्पेज पाथवे, कास्पेज एंजाइम्स। यहाँ पर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, क्यू साइकिल अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज इन द क्लोरोप्लास्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ, क्या फंक्शन है इसका, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। कपलिंग 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ, या फिर अपन कहें 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करना है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 55 में, देखिए अपन देखो, C4 प्लांट आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट, ये मैंने बता दिया आपको। फोटोसिंथेटिकली दोनों में कंपेरिजन पूछा जाए C3 C4 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स इज मोर एफिशिएंट कंपेयर टू C3 प्लांट, मतलब वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, तो भी ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करने में सक्षम है। और जबकि C3 प्लांट की बात करें तो ज़्यादा लाइट की और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जबकि कम कार्बन डाइऑक्साइड के कंसेंट्रेशन में भी अपना फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म कर सकते हैं। तो C4 है मोर एफिशिएंट होता है कंपेयर टू C3 बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट में क्या नहीं होता है, तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, जिसमें केवल एनर्जी वेस्ट प्रोसेस एक, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन इज द कैरेक्टर ऑफ C3 प्लांट। C3 प्लांट ये क्या है, फोटो रेस्पिरेशन ओनली वेस्ट पाथवे है, इसमें किसी प्रकार कोई बेनिफिट नहीं होता है, इसलिए इसमें ये C3 में पाया जाता है, C4 में नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 46 में, अपन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट ग्रोथ हार्मोन, इनमें से प्लांट ग्रोथ हार्मोन कौन सा नहीं है। देखो ऑक्सिन है, जिबरेलिक एसिड भी है, इथाइलिन भी है, जास्मोनिक एसिड है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन ना मानकर अपन एक ऐसा मॉलिक्यूल माने, ऐसा कंपाउंड माने जो खासतौर से प्लांट किसी विशेष स्ट्रेस कंडीशन में अगर है, स्ट्रेस कंडीशन से गुजर रहा है, तो उस कंडीशन में वो प्लांट अपने अंदर क्या बनाने लगा, जास्मोनिक एसिड बनाने लगता है, जो उसको स्ट्रेट कंडीशन से प्रोटेक्शन करने के लिए यूज में लिया जाता है। स्ट्रेस कंडीशन में विशेष तौर से चाहे बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, जास्मोनिक एसिड बनता है। खास तौर से जो एबायोटिक स्ट्रेस है, लाइक वाटर की कंटेंट है, कमी है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ गई, लाइट स्ट्रेस कंडीशन आ गई, और भी किसी प्रकार के स्ट्रेस कंडीशन हो, उसमें जास्मोनिक एसिड बनता है। तो ये जास्मोनिक कंडीशन जो स्ट्रेस कंडीशन में डेवलप होता है या बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 47, द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 प्लांट साइकिल टेक प्लेस बाय द, देखो C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे पहले किससे बाइंड होता है, ये पूछा है। द फिक्सेशन ऑफ CO2 इन C4 साइकिल टेक प्लेस बाय, ठीक है। स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होता है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट से होता है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट, और एंजाइम कौन सा है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। जबकि C4 में कौन सा पाया जाता है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और एंजाइम कौन सा होता है, रूबिस्को, ठीक है। और इसमें एंजाइम कौन सा होता है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा C4 के अंदर पहला CO2 बाइंड होता है किससे, फॉस्फेनॉल पायरुवेट से बाइंड होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PEP, फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, कार्बोक्सिलेज, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 48, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉन हेट्रोसिस्टस एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग, मतलब देखो है कैसा, नाइट्रोजन बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है, लेकिन कैसा है, नॉन हेट्रोसिस्टस है और नॉन सिम्बायोटिक, मतलब सिम्बायोटिक रूप में भी नहीं करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। तो इसका राइट जो आंसर जो है वो आ जाएगा एजोटोबैक्टर। ये फ्री कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। इसमें नॉन हेट्रोसिस्ट, मतलब इसमें हेट्रोसाइट, वो हेट्रोसिस्ट जो है वो सेल्स में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा ये सिम्बायोटिक फॉर्म में भी नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, कौन सा है, एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट द एक्स्ट्रा एनर्जी कैरिड बाई इलेक्ट्रॉन इज यूटिलाइज टू फॉर्मेशन ऑफ द, तो इलेक्ट्रॉन की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किसके प्रोडक्शन में काम आती है, प्रोटॉन को पंप करने में काम आती है। प्रोटॉन को जब पंप किया जाता है तो एटीपीज के द्वारा एटीपी का प्रोडक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो किसको यूज में आती है, फॉस्फेट को जोड़ने के लिए काम में आती है। तो यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन कर दिया जाता है एटीपीज के द्वारा, कॉम्प्लेक्स 5th के द्वारा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन सा नहीं है।
तो देखो इनमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एल्किलोइड्स होते हैं, फ्लेवोनोइड्स भी होते हैं, फिनोल्स भी होते हैं। अल्फा कीटोग्लूरिक एसिड जो है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्रेब साइकिल का एक इंटरमीडिएट होता है 5 कार्बन का मॉलिक्यूल। किसमें? क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का इंटरमीडिएट होता है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं होते। देखो मेटाबोलाइट्स जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मतलब है कोई भी ऐसे कंपोनेंट्स जो किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म की डायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज में आते हो, लाइक एज कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, डायरेक्ट इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और सेकेंडरी अपन बात करें, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड दे नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द प्लांट डेवलप एंड ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली यूज में नहीं आते, इनडायरेक्टली में भी यूज्ड। और प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स हैं उनके ही डाइजेशन से या मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, लेकिन प्लांट में अदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक एज प्रोटेक्शन है, अट्रैक्शन है, अदर में परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन प्लांट की डायरेक्ट डेवलपमेंट और ग्रोथ में यूज में नहीं आते हैं। उन सभी कंपोनेंट का बोलते हैं सेकेंडरी कंपोनेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 51। नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड द वन फिक्स ऑफ द वन नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए कितने एटीपी यूज में आते हैं? ये अभी क्वेश्चन आया था शायद, कहीं फर्स्ट ग्रेड में आया था शायद, आई थिंक। तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 16 एटीपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, हेयर सेल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सेंसरी ऑर्गन। ये देखो मैंने क्वेश्चन लास्ट क्लास में बताया था या लास्ट वीडियो में बताया होगा मैंने आपको। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि ईयर की जो कोकिलिया है, इस प्रकार से इस कोकिलिया के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, इस ऐसे आता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी। कई बार पूछा जाता है कि ईयर के अंदर किसी भी चीज को सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन कौन सा है, तो वहां पर आ जाएगा ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ऑर्गन ऑफ कोर्टी में एक विशेष प्रकार के सेंसरी सेल्स पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? हेयर सेल्स बोलते हैं। हेयर सेल्स में एक चैनल्स पाए जाते हैं। कौन से चैनल होते हैं? मैकेनिकल गेटेड चैनल होते हैं। मैकेनिकल गेटेड चैनल होते हैं, जो वेव्स अंदर जाती है, ये क्या है? फोर्स डालती है मैकेनिकल, उसके कारण से वो चैनल खुल जाते हैं और अपने को सुनाई देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कोर्टी में पाई जाती है हेयर सेल्स। और यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है हेयर सेल्स कंपोनेंट कहाँ पाए जाते हैं? सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसका तो डायरेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, ऑर्गन ऑफ कोर्टी है। ऑर्गन ऑफ कोर्टी में हेयर सेल्स पाई जाती है, और हेयर सेल्स में कौन से चैनल्स पाए जाते हैं? मैकेनिकल चैनल्स पाए जाते हैं। सभी चीजें छोटे छोटे नोट कर लो भैया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, मैच द हार्मोन टू द ग्लैंड प्रोड्यूसिंग देम। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देखें ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ऑक्सीटोसिन और ओवेरी। ऑक्सीटोसिन देखो जो पोस्टीरियर एंड है, खासतौर से पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है पहली बात तो। और ओवरी के द्वारा प्रोजेस्टेरोन मतलब एस्ट्रोजन, खासतौर से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखें, और यहाँ पर देखें इंसुलिन। देखें इंसुलिन जो है वो पैंक्रियाज के द्वारा, मैंने आपको बताया था। ऑक्सीटोसिन जो है, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन था, तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से। कैल्सिटोनिन जो है वो तो थायराइड से होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो मैंने आपको बता दिया अभी किससे होता है? ओवेरी से। यहाँ पर ओवरी थी, ओवरी से होता है। तो ये अपना जो मैच है वो आप कर लेना आंसर इसका राइट आंसर जो है वो आप मैच कर लेना, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, मायोजेनिक हार्ट कंस्ट्रक्शन इज इनिशिएटेड बाय। ठीक है ना। तो अपने जो पेसमेकर सेल्स होती है, खासतौर से ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड से अपने पंपिंग जो है वो स्टार्ट होती है, जनरेट होती है। तो जो ग्रुप ऑफ अपन कहें ऐसे नोड है, वहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है, ग्रुप ऑफ मसल सेल्स पाई जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? मायोजेनिक सेल्स बोलते हैं। और मायोजेनिक सेल्स से किसी भी सेल में पंपिंग इनिशिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मायोजेनिक हार्ट कंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय द मायोसिस्ट्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है मायोसिस्ट सेल्स है, जो खासतौर से ऐसे नोड्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ब्लड प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल। ब्लड प्रेशर जो है वो किसके ऊपर देखने को मिलता है? तो आर्टरीज पे, क्योंकि जो आर्टरीज है वो ऐसी होती है जो
हार्ट से हाई प्रेशर के साथ ब्लड को लेके जाती है, अपनी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। इसका मतलब आर्टरी जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है, रेड कलर की होती है, ऑक्सीजनेटेड होती है और हाई प्रेशर के साथ होती है और हार्ट से निकलती है। जबकि वेंस जो होती है वो थिन होती है, पतली होती है और डी ऑक्सीजनेटेड होती है। रेड आर्टरी जो खासतौर से रेड कलर की होती है, वेंस जो होती है खासतौर से डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन के कारण से हल्की सी ब्लू कलर की दिखाई देती है। ठीक है, जो ब्लड किसमें लेके आती है, अपने इसमें लेके आती है हार्ट में। लेकिन एक्सेप्शन की बात करें, जो पल्मोनरी वेंस है वो कैसी होती है, ऑक्सीजनेटेड होती है, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व सेंटर is not involved in the regulation of the excrete urine from the urinary bladder। इनमें से यूरिन के एक्सक्रीट करने के लिए कौन सा यूज में नहीं आता है, तो ड्यूरामेटर यूज में नहीं आता। ड्यूरामेटर तो क्या है, ड्यूरामेटर प्रोटेक्टिव लेयर है। जैसे अपन बात करें, ये स्केलेटन है, मसल्स है, अपनी मतलब खोपड़ी है, खोपड़ी की जो ऊपर की तरफ बोन है, ये वाली स्ट्रक्चर है। इस बोन के स्ट्रक्चर के नीचे एक इतना सा पतला एक मीटर भरा होता है, उसे बोलते हैं ड्यूरामेटर। जो ये ड्यूरामेटर है, ये इसका फंक्शन क्या होता है कि अगर किसी डैमेज हो जाए, अपना स्केल टूट जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो ब्लड है वो अपने ब्रेन के अंदर ना चला जाए। यहाँ पर ब्रेन है, इस ब्रेन में ना चला जाए, उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए एक ड्यूरामेटर पाया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का सेंसर वगैरह नहीं होता है, मतलब कुछ खास इसमें यूज में नहीं आता है। तो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी काम आता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ब्रेन स्टेम है, लेकिन ड्यूरामेटर इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ब्रेन। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट द आयोनिक बैलेंस इन मैन। आयोनिक बैलेंस को मतलब कौन करता है, आयोनिक जो फिल्टर है वो कौन करता है, आयोनिक एब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो किडनी करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा किडनी। तो सीधा से पता अपने सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 58, द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड बनाता है, एड्रेनल ग्लैंड को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है, एड्रेनल कहाँ पाई जाती है, जो अपनी किडनी है, किडनी के ऊपर की तरफ टॉप के रूप में पाई जाती है, जो क्या बनाती है, कॉर्टिसोल बनाता है। कॉर्टिसोल कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल से स्टार्ट होता है। कॉर्टिसोल इज इंक्रीज ड्यूरिंग द ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एक्सेप्शन। सभी कंडीशन में वो होता है, लेकिन खासतौर से देखो स्ट्रेस कंडीशन में अपने देखने को मिल सकता है। स्ट्रेस कंडीशन है किसी प्रकार की है, तो उस टाइम पे कॉर्टिसोल वो है रिलीज होता है। लेकिन मॉर्निंग में है, स्ट्रेस में है, इलनेस में, सब में बनता है। लेकिन नाइट में आप सो रहे हो, उस टाइम में इसका फॉर्मेशन नहीं होता। इसका फॉर्मेशन वेरी लो कंडीशन में होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही होती है, उस टाइम इसका सेक्रेशन वेरी कम कंडीशन में होता है, वेरी लो कंडीशन में होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द वर्टिब्रेट एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में बता दिया किडनी है, और किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसे नेफ्रॉन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो नेफ्रॉन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 60, ए कपल हैज फीमेल चाइल्ड। एक कपल है जिसने शादी की, उससे एक बच्ची पैदा हुई, लड़की पैदा हुई विद डिजीज। उसको क्या है, डिजीज है, कोई बच्ची पैदा हुई, कोई लड़की पुत्री पैदा हुई, उसमें उसको एक डिजीज है। एंड 2 अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, लेकिन 2 भाई बहन और भी हैं जो कैसे अनअफेक्टेड, उसमें किसी प्रकार की डिजीज देखने को नहीं मिलती है। नाइदर पेरेंट, मतलब किसी भी पेरेंट में कोई डिजीज नहीं है, और नॉर एनी ऑफ अदर 4 बायोलॉजिकल ग्रांट पे, मतलब उनके दादा दादी में 4 पीढ़ी तक किसी प्रकार की कोई डिजीज देखने को नहीं मिली, फिर भी उस बच्चे में अफेक्टेड आया। ऑफ द अफेक्टेड चिल्ड्रन हैज डिजीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी जेनेटिक एक्सप्लेनेशन। तो जेनेटिक जो डिजीज है वो किस प्रकार की आ सकती है, जब पेरेंट में नहीं है, 4 पीढ़ी तक दादा दादी में नहीं है, तो भी बच्चे में जो डिजीज है वो देखने को मिली अचानक, तो किस प्रकार की होती है। देखो सीधी सी बात है, रेसेसिव प्रकार की हो सकती है। पहली बात तो रेसेसिव का करेक्टर होता है कि वो स्किप कर सकती है, किसी भी पीढ़ी में आ सकती है, किसी पीढ़ी में नहीं आई, क्योंकि रिसेसिव जीन होते हैं, 2 रिसेसिव जीन जब एक साथ आते हैं तो ही वो डिजीज कोज करता है। ठीक है ना, डोमिनेंट तो एक ही जीन होगा तो भी आ जाएगा, एक एलील होगा तो भी आ जाएगा, लेकिन रेसेसिव के 2 एलील जब आएंगे तो हो सकता है 5-7 पीढ़ी पहले किसी में एक में रहा हो, एक म्यूटेशन हो गया हो, या किसी कंडीशन से हो गया हो। तो जब 2 पीढ़ियां एक साथ, 2 एलील जब एक साथ आ गए हो रेसेसिव, तो अपना इफेक्ट दिखा दिया गया होगा। तो उसमें सीधा सा आ जाएगा ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज ऐसी कंडीशन के कारण से ये डिजीज देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से आज के जो क्वेश्चन है अपने 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी अगला क्वेश्चन जो पेपर है अगले सोल्व कराएं अपन, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर किए, मतलब करिए। निस्वार्थ भाव से अपने शेयर करना है बच्चों को, ताकि जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ उतना आप भी एफर्ट कर सको, और
मेरी भी यही इच्छा है कि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो मिले, सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो और सभी स्टूडेंट सेट निकालें और आगे अपने फील्ड में सक्सेस हो। ठीक है ना, कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम वो प्रिपेयर कर सके। ठीक है ना, इसी के साथ आज की क्लास अपनी ऑफ होती है। थैंक